जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी बैंक से आपका अगर लोन डिफ़ॉल्ट चल रहा है, क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट चल रहा है या फिर किसी भी तरीके का अनसिक्योर लोन डिफ़ॉल्ट चल रहा है। कई भाई लोग पूछते हैं कि सर ये जो क्रेडिट कार्ड है वो तो लोन नहीं है ना एक तरीके से। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, जो क्रेडिट कार्ड है वो भी एक तरीके का लोन है और ये सबसे बड़ा अनसिक्योर लोन है, ठीक है? एक बार के लिए अगर आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है ना, उसमें तो बैंक आपका थोड़ा बहुत कुछ कर भी सकती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंदर वो इतना ज़्यादा अनसिक्योर हो जाता है, उसके अंदर बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं रहती है बैंक की तरफ से। अगर बैंक ने दिया है, आप उसको डिफ़ॉल्ट करते हो, तो बैंक वैसे भी आपका कुछ ख़ास नहीं कर सकती है। तो बहुत सारे भाइयों का ये सवाल था कि सर अगर हम लोग लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं या फिर हमारी ईएमआई डिफ़ॉल्ट जाती है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें ये परेशानी, वो परेशानी वो लोग बताते हैं, तो हमारे साथ क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? कॉल्स, लीगल नोटिस, रिकवरी एजेंट और किस तरीके से इसको सँभाला जा सकता है। ये बहुत सारे भाइयों का कहना होता है और अगर हमारे ऊपर कोई केस वग़ैरह होता है, ठीक है? एनबीएफसीज़ के ऊपर तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, 2 दिन पहले मेरी वीडियो आई होगी एनबीएफसीज़ के ऊपर कि एनबीएफसी का अगर आपका लोन है, तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन आज मैंने पर्टिकुलरली बैंक के लिए बताया है, ठीक है? क्योंकि एनबीएफसी और बैंक जो हैं, उनका सिस्टम थोड़ा-सा अलग चलता है। मतलब वैसे तो 99% सेम है, लेकिन 1% थोड़ा बहुत इधर-उधर रहता है, समझे? क्योंकि जो एनबीएफसीज़ हैं वो केस पे कम ध्यान देती हैं। जैसे जो केस करना हुआ या फिर कोई लीगल टर्म्स हुआ, उसमें एनबीएफसीज़ बहुत ढीली होती हैं। लेकिन इस चीज़ में बैंक बहुत आगे होती हैं। जैसे कोई लीगल नोटिस या फिर कोई भी केस वगैरह रहता है, उसमें बैंक बहुत ज़्यादा पकड़ के चलता है। वो लोग काफ़ी लीगली वेरी करते हैं, समझ रहे हो? तो आज इसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्कवर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लीगल नोटिस आया है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कॉल रुकवानी हो या फिर कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेनी हो या फिर किसी लीगल नोटिस का रिप्लाई रह रहा हो, कोई केस हुआ हो, उसके अंदर बेल वगैरह की कोई दिक्कत हो, तो ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अब मेन रीज़न पे आ जाते हैं कि अगर हम लोगों का डिफ़ॉल्ट होता है, तो क्या-क्या प्रक्रिया स्टार्ट होती है बैंक की तरफ से। तो देखो, बैंक जो है वो एक क्या कहते हैं, एनबीएफसी की तरह नहीं होता, ठीक है? बैंक्स में जो एनबीएफसीज़ रहते हैं, कई बार उनके खुद के एम्प्लॉइज़ रहते हैं, ठीक है? रिकवरी एजेंट, जैसे आप बजाज का कह लो या फिर रिंग का कह लो, इनके खुद के ही बंदे आते हैं रिकवरी में, समझे? लेकिन बैंक में ये चीज़ नहीं होती है। बैंक का कोई भी एम्प्लॉयी कभी भी कोई रिकवरी एजेंट नहीं होता है। जितने भी रिकवरी एजेंट बैंक की तरफ से आएँगे या फिर आपको कॉल करेंगे, वो कभी भी बैंक से नहीं होंगे। वो एक थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी से होंगे। एनबीएफसी में भी ऐसे ही होता है, लेकिन कई एनबीएफसीज़ अपने खुद के एजेंट्स रखती है। कई एनबीएफसीज़ अपने खुद के एजेंट्स की तरफ से कॉल करवाती है, लेकिन बैंक ऐसा नहीं करती है। अगर कोई भी कॉल आपको बैंक की तरफ से आ रहा है और वो बोल रहा है कि सर आपने ईएमआई पे नहीं करी है या फिर आपने ये पेमेंट नहीं करी है, तो मेरे भाई सीधी-सी बात है, वो एक थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी से है, समझे? अब लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग उनसे टाइम माँगना स्टार्ट कर देते हैं, लोग उनके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, उन्हें सर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी रिकवरी एजेंट को सर बोलोगे, तो वो आपके सर पे सड़ के मूतेगा एक्चुअली में। ये मेरा क्लियर वर्ड है, मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी रिकवरी एजेंट को कॉल उठाना और उससे बात करके देखना और उससे बोलना कि सर मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं आपको 1 हफ्ते बाद पेमेंट कर दूँगा। वो बोलेगा नहीं, नहीं पेमेंट करनी पड़ेगी, ये वो फलाना-ढिमकाना, और वहीं पर आप उसे धमका दीजिए, आप उसे बोलिए कि आप अपनी एम्प्लॉयी आईडी बताओ, नाम बताओ, तब मैं आपसे बात करूँगा। वो तुरंत फ़ोन काट देगा। वो आप पे बहस नहीं करेगा, वो तुरंत फ़ोन काट देगा। क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने अपनी एम्प्लॉयी आईडी और अपना नाम वगैरह बता दिया और उसके बाद उसने कुछ भी तू-तड़ाक भी हल्का-फुल्का कर दिया, तो उसकी थर्ड पार्टी एजेंसी है, तुरंत उसकी नौकरी जाएगी। ये लोग हायर एंड फायर बेसिस पे रहते हैं, आज इन्हें नौकरी पे रखा गया, कल कोई कंप्लेंट आ गई तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये सच्चाई है, समझे? क्योंकि जो बैंक है वो अपनी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा क्लियर रखना चाहता है, समझे? कुछ-कुछ बैंक्स तो ऐसे हैं जिनके ऊपर आरबीआई ने करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। 1-2 बैंक्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ, एक एक्सिस बैंक है। वैसे एक्सिस बैंक की रिकवरी बेकार नहीं होती है। जैसे एक बैंक हमेशा 100% बुरा नहीं होता, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक है? जो बैंक की रिकवरी रहती है ना, वो 100% कभी बुरी नहीं होती है। वो 99% एजेंसी की तरफ से बुरी होगी, 1% उसमें अच्छाई ज़रूर होगी। वैसे ही जो एक्सिस बैंक है वो 99% अच्छा है, उसके अंदर 1% बुराई भी है, समझे? जैसे कई बैंक्स है, एचडीएफसी बैंक हो गए, अपना आरबीएल हो गया, ये थोड़े लीचर टाइप के हैं, समझ रहे हो एक तरीके से। इनकी एजेंसी थोड़ी लीचर टाइप की रहती है, इनमें थोड़ा वो बदतमीजी रहती है। आपको उसे सुधारने का तरीका भी बता दूंगा। तो अब होता क्या है, अब जैसे आप लोन डिफॉल्ट करोगे, शुरुआत के जो 10-15 दिन रहेंगे उसमें तो कॉल्स वगैरह ही चलेंगी। उसमें आपसे यही बोला जाएगा कि कॉल्स की पेमेंट कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, फलाना ढिमकाना। जो 25 दिन रहेंगे शुरुआत के, ठीक है, बहुत ही
कोई एक आधा बैंक होगा जो एकदम लीचड़ गवाह टाइप की उसकी पॉलिसी होगी, वो आपको 25 दिन से पहले विजिट करेगा, वरना 25 दिन से पहले आपका कोई भी बैंक विजिट नहीं करने वाला आपके घर पे। तो आपको क्या करना चाहिए, विजिट करने से पहले आप लोगों को पता होगा ना कि बीमारी आने से पहले ही उसका प्रिवेंशन कर लेना चाहिए। आपने कहावत सुनी होगी ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब जो क्या कहते हैं, लापरवाही से बढ़िया है, समझ रहे हो एक तरीके से। मेरे को हिंदी कहावत याद नहीं आ रही इसकी। आप लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे ही आपको कॉल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं तो कॉल्स में ये लोग कभी ना कभी गलती से तू तड़ाक तो कर ही देंगे, समझे। गाली वाली ना दे तो तू तड़ाक तो 100% है कि कर देंगे। वरना आप इन पे इनकी एम्प्लॉय आईडी या फिर नाम वगैरह पूछोगे तो कोई बदतमीजी कर देंगे कि लोन लिया है तो भर दो। आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। रिकॉर्डिंग करने के बाद सबसे पहले तो सोशल मीडिया, मतलब जैसे ट्विटर हो गया, ट्विटर का नाम चेंज हो गया एक्स हो गया, ठीक है, आप वहां पर कंप्लेंट डालिए, बैंक को मेंशन करिए, बैंक को टैग करिए। कई लोग क्या गलती करते हैं, जैसे उनका क्रेडिट कार्ड है तो वो क्रेडिट कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट डालते हैं। मेरे भाई अगर क्रेडिट कार्ड में आपके बैलेंस नहीं है, वो आप पूरा यूज़ कर चुके हो, तो आप पूरा कार्ड नंबर डाल सकते हो, क्या डरने वाली बात है। होता क्या है ना, जब आप लास्ट के 4 डिजिट डालते हो तो ये जो बैंक है वो वेरिफिकेशन के लिए आगे भेजता है उसको अपने सिस्टम पे, और 4 डिजिट से वेरीफाई नहीं हो पाता। बात ये है, समझे। पूरा कार्ड नंबर रहेगा तो ही वेरिफिकेशन होती है, वरना आपकी कंप्लेंट वहीं पर क्वेश हो जाएगी, मतलब फेंक दिया जाएगा उसे कूड़े में एक तरीके से, समझे। तो आप कार्ड नंबर पूरा डालिए, अगर उसमें कुछ बैलेंस बच रहा तो यूज़ कर लीजिए, वो छोड़ना क्यों है, समझ रहे हो, वरना वो कट जाएगा पूरा। ओके, तो कार्ड नंबर पूरा डालिए, वहाँ कंप्लेंट करिए, रोल नंबर डालिए, कंप्लेंट करिए। उसके बाद आपको जैसे ही आपके विजिट का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैं बोलूँगा कि आप कॉल्स वगैरह ज़्यादा पिक ना करो। ये लोग कई बार क्या करते हैं, जब आप कॉल्स पिक नहीं करते तो आपके रिश्तेदार वगैरह को कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करके फ़ोन करते हैं। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट का मैं उपाय बता देता हूँ। आप लोग मेरे चैनल के जो ज्वाइन लिस्ट है उसमें जा सकते हो। वहाँ पर क्या है, मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाए हैं 2-3, आप उनको देख के कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कर सकते हो, ठीक है। और हमसे 5-10 हज़ार नंबर की लिस्ट भी ले सकते हो, वो नंबर डाल सकते हो, तो आपके किसी रिश्तेदार को फ़ोन कभी नहीं जाएगा। ओके, अब मेन कारण क्या है, मेन जो मैं आप लोगों को कारण बताऊंगा कि आपकी विजिट होने से पहले आप विजिट कैसे रोक सकते हो। जैसे ही मान लो 1 तारीख को आपने कंप्लेंट डाली, अब ये जो विजिट है वो अगले महीने ही स्टार्ट होगी, पहले महीने नहीं होगी। आप लोग अगर विजिट आपको टालनी हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि उनको थोड़ी गोली दे दो। हम लोग जो गच्चा कहते हैं ना, कि गच्चा मार दिया, कैसे करते हैं कि भाई मैं एक अगले महीने पेमेंट कर दूंगा, 10 तारीख को कर दूंगा अगले महीने की, 15 तारीख को कर दूंगा, 20 तारीख को कर दूंगा, पीपीटी दे दो, कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं वैसे आरटीवी देने को बोलता हूँ, लेकिन अगर आपको कंप्लेंट्स करनी है और टाइम चाहिए उसके लिए तो सबसे बढ़िया तरीका ये रहता है। अब जैसे 1 तारीख को आपने बैंक को कंप्लेंट करी, अब अगला 1-2 तारीख जो रहेगी, जो 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, आप सीधे आरबीआई में कंप्लेंट मार दो, समझे। कई लोग क्या गलती करते हैं, वो लोग सीधे ही जाके आरबीआई में कंप्लेंट मारते हैं। अगर आप सीधे जाके आरबीआई में कंप्लेंट मारोगे और आपने पहले कोई कंप्लेंट नहीं करी होगी ना बैंक को, तो बैंक को कुछ नहीं, वो आरबीआई कुछ नहीं करेगी, उसे कंप्लेंट को उठा के बैंक को पकड़ा देगी और बैंक डाल देगी उसे गटर में, जो उनका कूड़ेदान होता है ना, ट्रैश बिन जिसको कहते हैं, उसमें डाल देगी, ख़त्म कर देगी, समझे। तो आप लोगों को पूरे हिसाब से चलना, आपको पहले तो ये करना चीज़ें, उसके बाद आपको आरबीआई में कंप्लेंट वगैरह करनी है, ठीक है। अब कई लोग पूछेंगे कि आरबीआई में कंप्लेंट करने से फ़ायदा क्या है सर। फ़ायदा ये है मेरे भाई, कॉल्स जो है वो आपकी लमसम आधी हो जाएंगी, आधे से भी कम हो जाएगी। अगर आपको पहले 500 कॉल्स आती थी सबका मिला जुड़ा के, तो आपको कॉल्स आएंगी 50, या फिर हो सकता है 10 पे आ जाए, समझे। विजिट आपके घर पे कोई भी नहीं होगी एक बार आरबीआई के कंप्लेंट करने के बाद। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ। अगर आपने सही से करी होगी तो, अगर आप में कोई वो गलती नहीं होगी, आपने कोई प्रूफ वगैरह होंगे रिकॉर्डिंग या फिर कुछ भी सही से कंप्लेंट करी होगी, तो विजिट नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो एजेंसी होती है ना, जो थर्ड पार्टी एजेंसी, उनके ऊपर एक कैप लगा होता है, मतलब जो मैक्सिमम का कैप होता है ना, वो लगा होता है। अगर 3 कंप्लेंट 1 मंथ के अंदर हो जाती हैं, समझे, 1 मंथ के अंदर 3 कंप्लेंट्स हो जाती हैं आरबीआई में एक एजेंसी के ऊपर, तो मेरे भाई वो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। दिल्ली के अंदर आए दिन होता रहता है। बहुत सारे एजेंसी ओनर्स मेरे दोस्त हैं, उनके साथ होता गया है कि 3-4 अगर कंप्लेंट हो जाती है ना, तो उन्हें पूरा का पूरा स्टाफ नौकरी से हटाना पड़ता है 3-3 महीने के लिए, समझे। 3-3 महीने उनका काम पूरा बंद हो जाता है। वो लोग चाहेंगे ऐसा करना, नहीं ना। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपका कोई केस बिल्कुल ड्रॉप कर देते हैं, बिल्कुल कोने में डाल देते हो, फ़ोन भी नहीं आएगा आपको, समझ रहे हो। विजिट तो बहुत दूर की बात है। तो ये तरीका फॉलो कर सकते हो, आपकी विजिट वगैरह बिल्कुल रुकी रहेगी। ओके, अगर आता भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और प्रूफ्स वगैरह मांग सकते हो उस पर, ठीक है, डीआरए का सर्टिफिकेट, तो आप वैसे ही चला जाएगा, वो भाग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीका है, इसको आप खुद से भी कर सकते हो, किसी और से भी करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं लीगल नोटिस पे, जो मैंने मेन कारण आपको बता रहा था, जो एनबीएफसीज और
बैंक में बहुत फ़र्क होता है। एनबीएफसी से आपको अगर लीगल नोटिस आएगा तो एक आधा आके या फिर एक दो आके छूट जाएगा, ख़त्म। उसके बाद वो लोग भूल जाते हैं, क्योंकि उनके जो लॉट्स होते हैं वो बहुत कम बनते हैं, और जो एनबीएफसी है वो बहुत ज़्यादा मोटा इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिस वजह से अगर उसका 10 में से 2-4 लोन डिफ़ॉल्ट भी हो जाएंगे तो उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये सच्चाई बात है, समझे। उनको पैसा ऊपर से आता, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बैंक के साथ ऐसा नहीं है। बैंक के साथ क्या होता है ना, आपको नोटिसेज, अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हुआ आपको डिमांड नोटिस आएगा, आपको क्या रिकॉल नोटिस आएगा, आपको मेरे भाई आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा, सेक्शन 25 का आएगा। अगर चेक दे रखा होगा तो चेक बाउंस का नोटिस भी ज़रूर आएगा, गारंटी 105% लिखित में देता हूँ। ये चीज़ एनबीएफसी के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगी कभी भी, ठीक है। और अगर आपका क्या कहते हैं चेक वो सॉरी क्रेडिट कार्ड है तो फिर वही डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस। आपका आर्बिट्रेशन का नोटिस तो 100% है कि आपको क्रेडिट कार्ड में आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा आएगा आएगा। और बोलो, ठीक है। और इसमें आपने ईसीएस वगैरह तो लगा नहीं रखा, तो इसमें ईसीएस का हटा दो आप कोने में, ठीक है। इसकी जगह एक नोटिस और आ जाता है, फॉर्जरी का नोटिस, जिसके अंदर आप लोगों को पता होगा ना 316 318 लिखा रहता है, तो वो नोटिस बहुत आता है। अब इन नोटिस का क्या करना चाहिए, हमें इसे छोड़ देना चाहिए, हमें इसे बिल्कुल ही वो कर देना चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना कि यार छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, समझे, कुछ नहीं होता। एक मैं आप लोगों को क्लाइंट का बताऊंगा, उसका क्रेडिट कार्ड था, उसके साथ क्या हुआ था ना कि उसको आर्बिट्रेशन का नोटिस वगैरह है, 2-3 नोटिस है आर्बिट्रेशन के। उसने अपनी गली के किसी दुकान वाले से, जो फ़ोन की दुकान वाले होते हैं ना, उनसे पता करा, उनसे बातचीत करी, और उसने कह दिया कि यार इसके अंदर तो कुछ होता ही नहीं है। जेन्युइनली ये बोला था उसने, ठीक है। तो मेरे भाई जिसने ऐसा बोला कि इसके अंदर कुछ नहीं होता, बाद में वार्ड पास हो गया, इसके अकाउंट फ्रीज हो गए थे, ठीक है। तो बाद में फ्रीज में से हटाने के लिए हमारे पास वो आया, उसको हटाने में पूरा 2-2.5 महीने कम से कम गए होंगे, ठीक है। तो 2-2.5 महीने उसका पैसा वहीं अटका रह गया अकाउंट में, समझे। तो आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने प्रायर नोटिस नहीं दिया है, ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को सबको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग प्रायर नोटिस ज़रूर बनवा के दो बैंक को, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, इंटीमेशन तो रहनी चाहिए ना बैंक को कि ये बंदा इस दिक्कत में है, फिर इस परेशानी में है, तो हो सकता है आपको नोटिस कम आए। बाकी जो भी नोटिस आता है आजकल, डिमांड नोटिस और रिकॉल नोटिस के अंदर ये लोग आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजते हैं, फॉर्जरी के नोटिस भेज देते हैं, सेक्शन 25 भी लगा देते हैं कई बार। तो आप लोगों को उनका जवाब भी देना चाहिए, ठीक है। अगर खाली डिमांड नोटिस है तो उतना खास ज़रूरी नहीं है, बाकी सबका देना ज़रूरी है, ठीक है। आप इनका जवाब दें। जो आर्बिट्रेशन रहता है उसका क्या रहता है, अगर आप उसका रिप्लाई दे देते हो, आप उसका ऑब्जेक्शन दे देते हो, तो वो लोग आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने पहले नहीं दिया, आपका वर्ड पास हो चुका है, तो आप उस पर चैलेंज नोटिस ज़रूर लगवाओ, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, ठीक है। तो आपकी वो जो आगे अटैचमेंट वगैरह होती है वो नहीं हो पाएगी, वहीं पर रुक जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। अब आ जाते हैं जो लीगल केसेस वगैरह होते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि सर बैंक है तो केस ज़रूर करेगा, एनबीएफसी थोड़ा ना, बैंक तो ज़रूर केस करेगा, 100% करेगा ऐसा। तो ये गलत फहमी है तुम्हारी, मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि एनबीएफसी से ज़्यादा बैंक ज़रूर केस करते हैं, लेकिन कितने ज़्यादा करते हैं देखो। अगर एक एनबीएफसी 100 में से 2 लोगों पे केस कर रही है सेक्शन 25 का, तो मेरे भाई जो बैंक है वो 3 पे करेगा, समझे। अगर वो 2 लोगों पे केस कर रही है तो बैंक जो है वो 3 पे करेगा, समझे। जैसे आज का टाइम में क्या हो रहा है कि कोटक बैंक बहुत केस का वगैरह करता है फॉर्जरी वगैरह के। उससे होता क्या, कुछ नहीं होता, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है। आदमी जाता है, बेल करवा लेता है, उसके बाद केस ख़त्म हो जाता है, नहीं होता ख़त्म, सेटलमेंट हो जाती है उससे पहले पहले, ठीक है। तो उतनी खास परेशानी उसके अंदर किसी को भी नहीं आती है, ठीक है। ये जितनी भी धाराएँ रहती हैं, चाहे सेक्शन 25 हो, चाहे अपना चेक बाउंस हो, चाहे अपना फॉर्जरी हो, फॉर्जरी के अंदर भी आजकल केस करते हैं ना काफ़ी सारे, वो कलकत्ता वगैरह में ये लोग आपसे हज़ार किलोमीटर दूर केस करते हैं। आप लोगों को पहली बात तो लोग पता क्या करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि सर मेरे ऊपर केस कब होगा, 6 महीने हो गया, साल भर हो गया, केस कब होगा। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो 100 में से 1-2 बंदों पे केस होता है, 2-3 बंदों पे केस होता है। मैं कहता हूँ अपने आप को उसके अंदर मत जोड़ो। अगर आपके 10-12 कहीं लोन होंगे ना, 10-12 लोन चल रहे होंगे अलग अलग बैंकों से, तो जाके हो सकता है 1-2 चांस हो कि तो एक आधा तुम पे हो सकता है, समझे। वरना कोई भी चांस नहीं है, ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, शुरुआत की 1-2 डेट्स पे आपके लॉयर चले जाएंगे, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया एडवोकेट अवेलेबल रहते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपके वहाँ पर चले जाएंगे लॉयर, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर जाके बात कर लेंगे, ओके। जो भी रहेगा डेट वगैरह बढ़वाना, एक दिन आपको जाना पड़ेगा सेम डे बेलेबल ऑफिस। अगर वो भी नहीं जाना चाहते तो जिस ईएमआई पे केस करा होगा वो ईएमआई भर देना, समझे। वहाँ पर कोर्ट के अंदर वो ईएमआई सबमिट कर देना, ओके। और दूसरी बात क्या मैं कह रहा था, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, दूसरी बात ये रही कि अगर ज़्यादा कुछ है तो सेटलमेंट कर लो उससे पहले। अच्छा खासा ऑफर जो अपना कोर्ट रहता है ना, वहाँ से तो अच्छा खासा ऑफर मिलता है। क्योंकि होता क्या है, वहाँ पर जो सामने वाला बैंक है ना, वो ये नहीं कह सकता कि यार मैं इतने में नहीं करूँगा।
अगर मान लो आप कहते हो कि मैं 20% में करूँगा या मैं 15% पे करूँगा, तो जज बोलेगा कि चलो कोई बात नहीं 5-10% बढ़ा दो। वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई साहब आप एक काम करो, आपको 40% अगर आप बोल रहे हो तो हम 40% में करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है, समझे? तो डरे घबराए मत। बैंक से अगर आपके केस चल रहा है, कोई भी बैंक हो, मैं फिर कहता हूँ कोई डरने वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। बस आपको रिकवरी को अच्छे तरीके से संभालना है, रिकवरी को रुकवाना है, जो मैंने तरीके बताए हैं। कॉल अपने हिसाब से संभाल सकते हो, ठीक है? कॉल्स की मैं 1-2 रिकॉर्डिंग डालूंगा कुछ दिनों में कि किस तरीके से बात करी जाती है, क्या होता है ऐसा प्रॉपरली, ठीक है? तो यही था आज के वीडियो में, यही समझाना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और कुछ प्रॉब्लम है ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है? जय हिंद।